अडानी और अडवाणी के ऊपर हमला हुआ है तो दर्द यहां ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है प्रोफेसर शशि? नमस्कार। देखिए माफ किया, मैं बता दूं, एक हमारे अब्दुल लतीफ साहब हैं, उनका कहना यह है कि I want to tell the people of our country that it is not only Hindu women wear मंगलसूत्र in India, but Muslim women also wear. उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाएं भी कुछ जगहों पे मंगलसूत्र पहनती हैं, केवल हिंदू महिलाओं का ये नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, तो एक तो सूचना ये मैं दे दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर 13 भाई बहन थे, तो आप सोच सकते हैं। और जी मैं 6-7 कह गया था, 13 थे, बिल्कुल ठीक। जी कोई बात नहीं। मैं उस संदर्भ में ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि एक बार रजनीश ने इस पर टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी ये की थी कि जिस प्रकार से उनके सभी भाई बहन और कई भाई बहन तो बहुत विभिन्न क्षेत्रों में आगे रहे, तो उनकी एक टिप्पणी ये थी कि यदि जनसंख्या नियंत्रण होता तो क्या हमें रविंद्र मिलता। तो सवाल ये है, लेकिन मैं इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण के बिल्कुल खिलाफ हूँ या जनसंख्या विस्फोट चाहता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ रजनीश को इसलिए कोट किया। दूसरी बात सर, टैगोर 7 भाई बहन थे सर, 14 नहीं थे, टैगोर 7 भाई बहन थे, उनकी एक बहन थी। हाँ नहीं, 7 भाई बहन थे। कोई बात नहीं, उसको हम भी चेक कर लेंगे। 13 मैंने जो बहुत पहले पढ़ा था। नहीं 7 ठीक है, रजनीश के संदर्भ में ये बातें हुई थी, खैर उसको देख लेंगे। जो सवाल है कि हिंदुओं में जनसंख्या कम या मुस्लिम में जनसंख्या अधिक, देखिए अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हों तो धर्म में किसी परिवार की संख्या ज्यादा या कम इस प्रकार से अध्ययन नहीं किया जाता है। जनसंख्या क्यों अधिक है कहीं भी किसी भी धर्म में, तो उसके अध्ययन का एक तरीका है कि शिक्षा का स्तर कितना है, आर्थिक स्थिति कितनी है, उसके कारण जो है तमाम जो सामाजिक संरचना और पारिवारिक संरचना है। अगर आप हिंदुस्तान में इस बात का अध्ययन कर लें तो निर्धन परिवारों में अब जनसंख्या अभी भी बहुत है। निर्धन परिवारों में मैं बात कर रहा हूँ, क्यों? वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की कमी के कारण अज्ञानता है, अंधविश्वास है, और तमाम जो वैज्ञानिक चीजें उपलब्ध हैं बाजार में, इसके कारण जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ये जानकारी उन तक नहीं है। तो अगर जब आप इन चीजों को एक बहुत ही सिस्टमेटिक अध्ययन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि मुसलमानों में बहुत जनसंख्या है, वो झूठी प्रमाणित हो जाएगी। वो सभी धर्मों में निर्धनता और अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, और अब जानते हैं कि संतान को ईश्वर की संतान, अल्लाह की संतान कह देना। मैं अपने बहुत सारे मुस्लिम मित्रों को जानता हूं जिसके परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं अब तीसरे संतान की आवश्यकता नहीं है, 2 हो गई। इसका मतलब है कि वहां शिक्षा का स्तर, वहां आर्थिक स्थिति और तमाम जो समझ है वो जिम्मेदार है। इसलिए ये बातें जो क्रिएट की जा रही हैं, निसंदेह वो एक नफरत और हिंदुओं में उस समूह को झूठ बतलाने की कोशिश है कि इस जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिम जिम्मेदार है, जो बिल्कुल झूठ है। तो ये बात मैं कहना चाहता था। दूसरी बात जो है, जहां तक अभी एक साथी ने, शायद आपने जिक्र किया भी था कि किसी ने कहा कि कुछ मुस्लिम संप्रदायों में भी मंगलसूत्र का एक, देखिए किसी भी देश में जब बहुधर्मी समाज होता है तो बहुधर्मी समाज में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और उसका जो प्रभाव होता है वो क्षेत्र विशेष में कहीं अधिक देखेंगे, कहीं कम देखेंगे, तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में मंगलसूत्र का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने मंगलसूत्र, माँ बहनों के मंगलसूत्र भी ले लिए जाएंगे, छीन जाएंगे, ये भी एक नफरती स्टेटमेंट है। क्यों? वो हिंदू महिलाओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगलसूत्र तो तुम्हारा होता है और तुमसे मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगेन हिंदू बनाम मुस्लिम महिला करने की ये सीधी कोशिश है, जो कम्युनलाइजेशन है। अगेन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात,
जो आप अभी जिक्र कर रहे थे अदानी और अंबानी के, देखिए ये तो तय है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति को, पब्लिक सेक्टर्स को और तमाम चीजों को लुटाया गया है, तो निसंदेह जो सरकार आएगी, यदि सरकार विपक्षी की, इंडिया गठबंधन की आती है, तो उसे तो ऐसे फैसले करने ही चाहिए जो इन्होंने अपने, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत किस प्रकार से कुछ अपने संपत्ति के जो लुटाने के लिए कुछ मित्रों को चुना। ये राष्ट्र की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, तो इसे सरकार को पुनः ऐसा फैसला करना चाहिए जिसके द्वारा वो संपत्ति जो लुटाई गई है वो फिर से जनता या राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में वापस आए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं करती है तो ये दुर्भाग्य होगा, क्योंकि फिर इंडिया गठबंधन की क्या जरूरत है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है और ऐसी नीतियां बननी ही चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो तमाम जो इन्होंने सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं को एक प्रकार से निष्क्रिय कर दिया या मृत प्राय कर दिया, डेड कर दिया, उनको जिंदा करने की कोशिश है, उनको जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि वो संस्थाएं संवैधानिक संस्था और सरकारी संस्थाओं के रूप में इंडिपेंडेंट होकर के काम करें और जो उनकी संवैधानिक और कानूनी दायित्व है उसका निर्वहन करें। यह भी बहुत जरूरी है, सोचने की आवश्यकता है। मैं अब यहाँ पे जो एक बात और कहूँगा, देखिए पहली बात तो ये है कि ये मोदी जी से अपेक्षा करना कि वो बहुत ही सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग, मर्यादित भाषा का, शिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं। वो वोट के मामले में सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो किसी भी स्थिति में किसी मर्यादित शब्द का प्रयोग, यदि ऐसा उन्हें लगे कि इससे वोट का नुकसान हो जाएगा और अमर्यादित शब्द का, अशिष्ट शब्द का प्रयोग करने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने वाले शब्दों के प्रयोग से उनका फायदा होगा, तो करेंगे। या आप देख लीजिए विगत 10 वर्षों का इतिहास, पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे कितनी संवेदना थी उनकी बातों में। आप याद कीजिए गुजरात के तमाम जो दंगे हुए, 3000 से अधिक मुस्लिम मारे गए, और उसके बाद एक बहुत बाद में एक स्टेटमेंट में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। अब देख लीजिए कि संवेदना का क्या स्तर है। तो फिर आप ये ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई मोदी जी शिष्ट और मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, मुझे लगता है ये अपेक्षा ही बेमानी है, ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जैसे जैसे ऐसा महसूस होगा कि अब सत्ता उनके हाथों से निकलती जा रही है, अब शायद वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, और प्रधानमंत्री रहते हुए जो इस देश में सुख और वैभव उन्होंने एक राजसी ठाठ बाट तमाम संस्थाओं को खत्म करते हुए तमाम वो राजसी चीजों को लागू किया है, तो निसंदेह वो किसी भी हद तक जाएंगे, ये भी समझने की आवश्यकता है। अब रही बात कि जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो आया, फौरन क्या अटैक हुआ, इस पर मुस्लिम लीग का प्रभाव है। क्या मुस्लिम लीग के विषय में वो क्या जानते हैं? क्या इस घोषणा पत्र में क्या भारत के विभाजन का कोई स्थान है क्या? लेकिन देखिए वो उन्होंने क्या किया, और चूंकि मोदी ने तो स्वयं घोषणा पत्र को नहीं पढ़ा होगा, ऐसी स्थिति में जनता कहाँ पढ़ती है घोषणा पत्र को? तो जब घोषणा नहीं पढ़ती, मोदी की गारंटी और संकल्प और वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार से पहले ही मैंने मुस्लिम लीग की बात करके उन्होंने हिंदू बना मुसलमान, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश की। और मजे की बात देखिए, अर्बन नक्सल या माओवादी, क्या ये मुसलमान हैं? तो नहीं। इसका मतलब है कि वो उन तमाम ताकतों को, उन तमाम सोच को, उन तमाम दृश्य को वो अलग करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति और सोच से अलग है, जो हिंदुस्तान और भारत की जो संकल्पना है उस सोच के करीब है, वो उनके खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अर्बन नक्सल कह देना, ये तमाम बातें ये शो करता है जहां हिंदू बना मुस्लिम करना हो तो हिंदू बना मुस्लिम कर दो, जहां हिंदुओं के बीच में संघ के विरोधियों को अलग करना हो, क्योंकि संघ की विभाजनकारी राजनीति को इस देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता
पसंद नहीं करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी इस पर जो है एक सर्वे करा लें, क्योंकि आप जान रहे हैं 37% अगर मैक्सिमम वोट उनको मिला था, तो आप देखिए कुल आबादी में फिर मतदाताओं की संख्या जो 18 साल से ऊपर है, फिर उनमें वो मतदान जो वोट डाले गए और उन वोट डाले गए मतों में फिर 37%, तो इट वुड बी लेस देन 15% और अराउंड 16-17% से अधिक नहीं है। तो आखिरकार इस देश में हिंदुओं के बीच में उनको 16-17% से ज्यादा तो समर्थन नहीं है। इसीलिए क्योंकि मतदान की प्रणाली में बहुत सारी त्रुटियां हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसका एडवांटेज जो है वो मिल जाता है और वही एडवांटेज लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि उन्हें इस बात का धीरे धीरे क्रमशः एहसास हो गया है कि वो किसी भी स्थिति में 272 के मैजिक नंबर को छूने नहीं जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? संसद से लेकर के लाल किले के प्राचीर से डंका पीटते रहे, तीसरी बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, ये तो पूरा होने नहीं जा रहा है। तो पूरा होगा कैसे? एनडीए का सहारा और वो ढूंढेंगे उन पार्टियों का सहारा, लेकिन संभवतः वो भी कितना हो पाएगा ये कहना भी मुश्किल है। और 102 का जो ये इलेक्शन हुआ है, उसके बाद उन्हें ऐसा एहसास हो चुका है और तभी अब खुल करके वो अपने पुराने कलर में और वही पुरानी सोच और दृष्टि। मुझे कई बार दुख होता है कि प्रधानमंत्री के भाषण के संबंध में कहा जाता है कि अद्भुत वक्ता है। अरे जो भाषण में तथ्य ही नहीं होता है, झूठ ही झूठ होता है, जुमला ही जुमला होता है, फिर उस भाषण को ये कहना कि वो अद्भुत भाषण है, ये मूर्ख ही कर सकते हैं। कोई मूर्ख ही इस प्रकार की बातें कर सकता है। चंद्रशेखर भाई, ये सारी चीजें होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी करना चाह रहे हैं इस बार पहली बार, जैसा हेमंत जी ने भी कहा, कांग्रेस मुद्दे नहीं छोड़ रही है। वो कह रही है कि नहीं वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये बताओ बेरोजगारी का क्या होगा। वो कह रही है, वो अपनी तरफ से भर्ती भरोसा कैलेंडर चालू कर दिए कि 30 लाख लोगों को हम कैसे 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 कर देंगे, उसका एक कैलेंडर दे रही है। वो कह रही है महंगाई की बात करो, वो कह रही है अच्छा भाई जाति और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करो, वो भाईचारा की बात। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस is better prepared and India Alliance is also better prepared? लोग उनसे इधर उधर की बात पूछ रहे हैं, वो फंस नहीं रहे हैं, वो अपने मुद्दों को नहीं छोड़ना है। बहुत संक्षेप में देखिए आनंद भाई, पहली बात तो ये है कि अभी मोदी जी ने जो बांसवाड़ा में कहा, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई? खास करके राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, यानी कि जो मुद्दे आम जन के हैं, चाहे बेरोजगारी, महंगाई और तमाम, इनकी कोशिश है कि मुद्दों से भटकाया जाए। तो अगेन कांग्रेस वांटेड टू स्टिक टू द, है ना, इश्यूज व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉमन मैन। एक तो एक चीज। दूसरी बात कि देखिए क्यों मुद्दा जरूरी है। अभी CSDS और लोक नीति का जो एक अध्ययन आया था, उसमें 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है, 25% लोगों ने कहा कि महंगाई मुद्दा है और ओनली 8% लोगों ने कहा कि मंदिर मुद्दा है, 2% लोगों ने कहा कि हिंदुत्व मुद्दा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस बहुत समझदारी के साथ जो आम जन के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को मोदी ने चाहे मंदिर के नाम पे, चाहे तमाम हिंदू मुसलमान और माइनॉरिटी के विरोध में, इन मुद्दों को दरकिनार किया है और आम जन का जीवन जो कष्टमय हुआ है, तमाम झूठे वायदे, इनके तो रोज झूठे वायदों की पोल खुलती है। अभी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें पहले एक महिला से पूछा गया कि क्या ये पक्का मकान आपको मिला है, क्या ये तस्वीर आपकी है क्या? और महिला ने कहा नहीं, तस्वीर तो मेरी है, लेकिन पक्का मकान होता तो मैं झोपड़ी में क्यों रहती? ये झूठ है, मुझे कोई मकान नहीं मिला है। और मोदी जी ने ये दावे किए कि 24 लाख लोगों को पक्का मकान, कहीं 3 करोड़ को पक्का मकान। तो देखिए झूठ का जो है ना पुलिंदा, और उसी झूठ के सहारे, चूंकि उन्हें 2014 में इसी झूठ और जुमले के कारण सत्ता मिली, तो उन्हें ऐसा लग गया कि ये देश झूठ के कारण ही जो है उन्हें दोबारा सत्ता में लाएगा और अब तिवारा वो इसी सत्ता में आने की कोशिश झूठ के बल पे करें। मैं एक बात अंत में ये कहना चाहूंगा, बहुत झूठ इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 को
खत्म करने के बाद देखिए ये खुशहाली, ये अमन, ये चैन और वगैरह वगैरह। अभी एक बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वाला घाटी का इलाका है, 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन तीनों लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक भी कैंडिडेट नहीं दे पा रही, और वो तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के बीच का। मैं एक सवाल करता हूं, जिस जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके और इतनी लंबी चौड़ी बातें इन्होंने की, आज उसी कश्मीर में घाटी में उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? तो चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे हैं? तो ये तो उनके दावे और उनके झूठ का पोल, यानी कि जो पोल है वो सीधे सीधे खुल जाता है। मोदी जी के लिए क्या कहा जाए, वो अद्भुत प्राणी हैं, महान प्राणी का भारत की धरा धरती पे जन्म हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे काल में मोदी जी जिंदा हैं और हमारे प्रधानमंत्री। शुक्रिया।